हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का तीसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के दो भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उसकी दादी और रूबल आपस में डिस्कस कर रही थी कि रुद्र को स्टोर रूम की चाबी देनी चाहिए या नहीं कि तभी सेकंड फ्लोर से रुद्र ने आवाज दी, रूबल, चाबी लेकर आ रही हो या फिर मैं जाकर दरवाजा तोड़ूं? मुझे अच्छे से पता है तुम लोग मुझे चाबी देने के लिए बहाने बनाने की कोशिश करोगे। रूबल, उसने गुस्से में जैसे ही रूबल को आवाज दी, रूबल बोली, लाती हूँ छोटे मालिक। उनको चाबी मिली नहीं थी। रूबल ने नीचे से ही आवाज दी, अम्मा, जल्दी से चाबी दो ना प्लीज। उसने जैसे ही कहा, उसकी दादी ने कांपते हाथों से उसे चाबी खोलकर दी। रूबल ने बिना रुके ही उस चाबी को हाथ में लिया और उसके बाद सेकंड फ्लोर की तरफ चढ़ने लगी। इस दौरान रूबल ही नहीं बल्कि दादी जी के चेहरे पर भी अजीब से भाव थे। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि जब वो 2 सालों बाद स्टोर रूम में फिर से जाएगा तो इस बार घर में क्या तूफान खड़ा करेगा। वो सब यही सोच रही थी। रुद्र ने रूबल से चाबी ली और उसके बाद घर के स्टोर रूम की तरफ बढ़ा जो तलघर में था। रूबल उसके पीछे पीछे चल रही थी। अपने पीछे रूबल को आता देखकर वो पीछे की तरफ मुड़कर बोला, क्या बात है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? वो, छोटे मालिक, मुझे इस बात का डर है कि कहीं आपको वहाँ डर न लग जाए। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ है। डू यू नो? छोटे मालिक भूत डराने आने से पहले बैंक वालों की तरह पर्सनल डिटेल नहीं पूछते हैं, वो बस डराते हैं। रूबल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जस्ट सेट अप। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से डरता हूँ? गो अवे। सॉरी छोटे मालिक, मैं तो बस ऐसे ही। तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हारे कहने से हंस लूंगा और उसके बाद सब कुछ भूलकर ऊपर चला जाऊंगा? तुम चुपचाप जाकर अपना काम करो। उसने उससे गुस्से में कहा तो रूबल समझ गई कि आज उसका कोई पैंतरा न चलने वाला। इस वजह से वो चुपचाप वहां से चली गई। तो वहीं रुद्र सीढ़ियों से होता हुआ तल घर में पहुंच गया। वहां अंधेरा था। उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट को ऑन किया और उसके बाद ताले को खोला। उसे ताला खोलने के दौरान काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि कई दिनों से वो ताला खोला नहीं गया था। इस दौरान उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मगर वो न जाने क्यों अपने अतीत के दिनों को याद कर लेना चाहता था। उसने दरवाजा खोला और उसके बाद स्टोर रूम के दरवाजे को खोला। वहाँ चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था। अजीब सी कागजों की बदबू आ रही थी। वहाँ कई लकड़ी की टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हुई थी तो वहीं कुछ खराब पड़ा सामान भी था। मकड़ियों ने वहां एक भीत से दूसरी भीत के बीच जाले डाल रखे थे और उनमें कुछ कीड़े मकोड़े उनके शिकार के रूप में फंसे हुए थे। एक मकड़ी जिसकी नजर रुद्र पर पड़ती है, वो उसे इस तरह से घुरकर देखती है मानो वो उसका शिकार हो, और अगर वो उसके जाल में फंस जाता है तो वो उसको कई सालों तक भोजन के रूप में ग्रहण करेगी। मगर इससे पहले कि वो अपने ख्वाब को आगे बढ़ा पाती, रुद्र ने अपने हाथ से उसके अरमानों के जाल को तोड़ दिया, जिस वजह से उसके गाल में फंसे हुए कुछ कीड़े मकोड़े को भी जिंदगी बच गई और मकड़ी मुंह के बल फर्श पर गिरी। वो इसी तरह कई और मकड़ियों के जालों को तोड़ता हुआ स्टोर रूम में आगे बढ़ता है। इस दौरान उसने रास्ते में पड़े कई सारे सामान को दूर किया। स्टोर रूम के कोने में जहाँ काफी अंधेरा था, वो उस तरफ बढ़ता है। वो स्टोर रूम इतना बड़ा था कि एक बल्ब की रोशनी से पूरे स्टोर रूम में रोशनी नहीं हो सकती थी। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन किया। रात के करीब 11 बजे जब उसका सोने का वक्त हो चुका था, तो उस वक्त वो स्टोर रूम में था, वो भी बिल्कुल अकेला। अक्सर उसे इतने अंधेरे से डर लगता था, मगर आज शायद कुछ और बात थी। आखिरकार वो उस कोने में पहुंच ही जाता है जहां वो पहुंचना चाह रहा था। वहां कोने में एक पुराना संदूक था। उसने एक संदूक के ताले को खोला जिसकी चाबी उसके पास थी। उसने उस संदूक को खोला।
फोन के फ्लैश लाइट में उस संदूक में सब कुछ दिखाई दे रहा था। पुराना जंग लगा लोहे का संदूक, जिसमें जंग लगने की वजह से कई लेटर भी सफेद से पीले रंग के हो चुके थे। उन कागजों में अजीब सी गंध आ रही थी, ऐसी गंध जो पुरानी किताबों में ही सुनने को मिलती है। उसने संदूक में रखे उन कागजों को इधर-उधर किया तो कोने में उल्टी पड़ी एक छोटी सी शिवलिंग उसे दिखाई दी। वो उसे उठाता है और अपनी हथेली में लेता है। वो एक काले रंग की शिवलिंग थी जो उन पीले कागजों में पड़े रहने की वजह से थोड़ी पीली हो गई थी। उसे हाथ में लेकर वो बड़े ही ध्यान से देखने लग जाता है। अगले ही पल वो अपने अतीत में खो जाता है। एक आम का घना छायादार पेड़ है जिसके नीचे रुद्र बैठा हुआ है। उसकी उम्र यही कोई 17 साल है। अभी वो 12वीं में है। सामने खेतों में गेहूं की फसलें कट चुकी थी और किसान चारों को मशीनों से कटवा कर अपने पशुओं के लिए स्टॉक कर रहे थे। पेड़ पर अमियां लगी हुई थी, हालांकि अभी आम बनने में वक्त लगने वाला था। उस घने छायादार पेड़ के नीचे बैठा वो काफी उदास नजर आ रहा था, मानो उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। वो भूल कैसे सकती है, कैसे भूल सकती है कि आज हमारा जन्मदिन है। एक बात तय है, आगे से हम अब उसे कभी भी जन्मदिन विश न करने वाले। वो गुस्से में बड़बड़ाकर एक अमिया उठाता है जो उसके पास में ही तोते ने काट कर गिरा दी थी। उसने उसे उठाया और उसके बाद उसे पास ही में बह रही एक कस्सी में फेंक देता है। उसके बाद वो एक दूसरी अमिया उठाता है और उसको भी फेंक देता है। इस तरह से बार-बार वो एक-एक करके तोतों की गिराई हुई अमियों को उठाकर फेंकना शुरू कर देता है। उसे सच में बहुत गुस्सा आया हुआ था। तभी उसके पीछे से एक लड़की की बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ओए भोले, तू यहाँ क्या कर रहा है दोपहर में? तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा हमने। बंदर है क्या जो यहाँ बैठा है? एक लड़की उसकी ही उम्र की थी, उसकी तरफ आती है। उसने स्कर्ट और शर्ट पहन रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दबाजी में स्कूल से आने के बाद उसने अपनी ड्रेस भी चेंज ना की हो। हम तुमसे कब से पूछ रहे हैं, तुम आज स्कूल से अकेले कैसे आ गए? पता है, हम तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे थे, मगर नहीं, तुम तो हमसे पहले ही निकल गए थे। हाँ तो क्यों ना निकलता, जब अपना दोस्त ही सब कुछ भूल जाए। अब्बे, पगला गया है क्या? तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? तुमको क्या लगा था कि हम तुम्हारा ओ तेरी, हम तो तुम्हारा जन्मदिन ही भूल गए। हे रब्बा, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अचानक से वो चौंक कर बोली, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो रो ही देने वाला था कि तभी वो अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम ना सच्ची में बुद्धू हो बिल्कुल। अरे पागल, भला तुम्हारी अदिति तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती है? हम स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही लास्ट पीरियड में बाजार चले गए थे। और पता है क्या लाने गए? हमें नहीं जानना क्या लाने गई थी। तुमने हमें विश तक नहीं किया। अरे पागल, सरप्राइज नाम की तो भी कोई चीज होती होगी ना। घर वालों ने तुम्हारा नाम रुद्र बिल्कुल सही रखा है, बस गुस्से में पके हुए लाल टमाटर के जैसे ही हो जाते हो। मगर हमने तुम्हारा नाम पता है भोले क्यों रखा है? क्योंकि तुम बिल्कुल भोले हो, तुम्हें कुछ पता नहीं होता है। वो मुस्कुराकर उसके पास जाकर बैठ गई। हाँ हाँ, हमें तो जैसे कुछ पता नहीं है। शयानी तो तू ही है ना, डेढ़ शयानी। दुनिया के लिए चाहे जो भी होए हम, लेकिन तुम्हारे लिए हम तुम्हारी अदिति ही है। आई समझ में? हम सेल्फिश दुनिया के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए पता है क्या लेकर आए थे? ये शिवलिंग अपने पास रखना हमेशा। उसने एक छोटी सी काले रंग की शिवलिंग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो देखकर कुछ नहीं बोला। अरे ले लो, नहीं, अब हमारा मन नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अरे तुम कहते हो तुम्हें भोलेनाथ बहुत पसंद है, तो अब देखो तुम्हारी अदिति तुम्हारे लिए भोलेनाथ को ही उठाकर ले आई। रखो ना अपने पास। ऐसे नकारते नहीं, उसने बड़े ही प्यार से उसके बगल में बैठते हुए कहा। अच्छा, अब भी नाराज हो? हम तुम्हारे लिए और भी कुछ लेकर आए थे क्या? लेटर स्पेशली तुम्हारे लिए ही लिखा है।
जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो इस लेटर को पढ़ लेना, ऐसा लगेगा जैसे हम तुम्हारे बिल्कुल पास है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और उस लेटर को उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भोलेनाथ की उसी काले रंग की शिवलिंग को वो घुरकर देख रहा था, जो अदिति ने उसे दी थी। अब उसका रंग बदल गया था, वो पीली होने लगी थी। उस शिवलिंग की तरह ही उसकी नजरों में अदिति अपना रंग बदल चुकी थी। वो उसे देखकर रो रहा था। उसने उस शिवलिंग को चूमा और उसके बाद उसे एक कोने में रख दिया। उसके बाद उस लेटर को एक छोटे बॉक्स में से निकाला। वो लेटर भी अब पीला सा पड़ चुका था। उसने पढ़ने के लिए उसे खोला और फिर वो उस लेटर की तरफ देख रहा था। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अदिति और अपना प्यार याद आ रहा था। उसके दिल में अब अदिति के लिए सिर्फ नफरत है। वो ये सबको बोल चुका था, मगर अब यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा था। उसकी आंखों में कुछ खास था उसके लिए, इतना खास कि ऐसा उसने कभी किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किया था। ना ही उसने कभी ऐसा रूबल के लिए महसूस किया था और ना ही उसने उसकी ऑफिस में आने वाली नई लड़की पीहू के लिए किया था। वो बिल्कुल चुप था और आंसू पहाड़ों से गिरते पत्थरों की भांति लुढ़क कर उसके गालों तक पहुंच गए। उसके बाद ठुड्डी से होते हुए नीचे गिर गए। आरपी एशआर, जी हाँ, सबके लिए खड़ूसियत का महाराजा आरपी एशआर रो रहा था। वो आरपी एशआर जो अक्सर सबसे कहता फिरता था, उसके लिए फीलिंग्स और इमोशंस जैसे शब्द बकवास है, लेकिन आज कुछ और था। आज उस महाराजा की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे हिमालय से गंगा। उसके आंसू टपक कर अब उस लेटर पर गिरने लगे थे जो उसने अपने हाथ में ले रखा था। उसने अपने बाजू से अपनी आंसुओं को किसी नन्हे बच्चे की तरफ पोंछा और उसके बाद उस लेटर को ओपन किया। ऐसा क्या लिखा है तुमने हमारे लिए जो तुम इसको सरप्राइज बोल रही हो? तुम खुद ही पढ़ लो ना। लेकिन पहले इधर आओ। अदिति ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके बाद वो उसे आम के पेड़ की तरफ लेकर गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बैठा लेती है और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेती है। ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि हमें पता है तुम इसे पढ़ने के बाद रोने वाले हो। ओह हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम लड़कियों की तरह रोते पोते नहीं। उसने उसकी तरफ आंखों में देखते हुए कहा। हमारे प्यारे भोले जी, जब आप इसे पढ़ोगे तो हमें पक्का यकीन है कि आप रो दोगे। उसने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ओहो, बड़ी आई हमारी मर्दानगी पर शक मत किया कर। आई समझ, मर्द रोते नहीं। वो तो अभी पता चल जाएगा, पहले तुम पढ़ो तो सही। उसने एक बार फिर प्यार से कहा और उसके बाद उसकी आंखों में एक टक देखने लगी। रुद्र ने उस लेटर को ओपन किया और फिर पढ़ने लग गया। हमारे प्यारे भोले, हाँ भोले, आखिर तुम्हारे ऊपर ये नाम ही तो सूट करता है। रुद्र नाम घर वालों ने तुम्हारा रंग जरूर दिया, मगर तुम रुद्र के जैसे हो नहीं। हाँ, कभी कभी तुम्हें हम पर गुस्सा आ जाता है, मगर वो अवतार देखने में मजा भी आता है। जब तुम हमें गुस्से में डांटते हो ना, या फिर नाराज हो जाते हो, तो तुम्हारा चेहरा कसम से देखने लायक होता है। मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर ले और जी भर के प्यार करे। तुम्हारे लाख चिढ़ जाने पर भी तुम्हारे गालों पर और माथे पर ढेर सारे चुम्बन करे। भोले, हमें अच्छे से याद है, आज से 2 साल पहले तुम्हारी माँ इस दुनिया से चल बसी। उसके जाने की वजह चाहे जो भी हो, मगर तुम्हारी जिंदगी में वो दिन एक ग्रहण के जैसा था। उस दिन के बाद से हमने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, और कारण भी हमें पता है। तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा बाबा कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा इरादा तुम्हें आज हर्ट करने का नहीं था, लेकिन हम आज कुछ अलग ऐलान करने वाले थे। जब से हम तुम्हारे साथ हैं, तब से ही हम इस बारे में सोच रहे थे, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। वक्त के साथ तुम भी बड़े होते गए और हम भी। इस दौरान हम कब 12वीं में हो गए, हमें एहसास ही नहीं हुआ। ना तुमने और ना ही हमने, दोनों ने ही हमने अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताया नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो हमें पता है हमारे घर वाले बोलेंगे कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या। भला 17 साल की उम्र में किसे शादी वाला प्यार होता है, मगर हम तुम्हें लेकर कुछ और भी फील करते हैं।
जब से आंटी गई है उसके बाद से ही, बस कभी कह नहीं पाए क्योंकि हमें लगा तुम चिढ़ जाओगे और तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा। खैर मुद्दे पर आती हूँ। अपने नाम के अनुरूप तुम सच में बहुत भोले हो। ऐसा अक्सर आंटी भी हमें बताती थी। वो कहती थी कि तुम इंटेलिजेंट बहुत हो और तुम्हारी होशियारी की वजह से सब ये सोचते हैं कि तुम भोले नहीं हो, मगर सच इसके उल्ट है। इंसान के भोलेपन को कभी उसकी होशियारी या उसके तेज तर्रार दिमाग से तुलना नहीं करनी चाहिए। एक भोला इंसान वो होता है जिसे दुनियादारी का पता नहीं होता है, जो जल्द ही किसी की बातों में आ जाता है और फिर उसके साथ धोखा हो जाता है। तुम भी कुछ ऐसे ही हो। तुम इंटेलिजेंट बहुत हो, मगर तुम भोले इतने हो कि हर किसी पर विश्वास कर लेते हो और उसे अपना समझ लेते हो, और फिर ये दुनिया वाले तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। ये सच है कि तुम कभी इस बात को स्वीकार करने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम आंटी के अलावा और किसी की बात माने ही कहाँ हो अब तक। ये सच है बाबा कि तुम हद से ज्यादा लोगों को अपना समझ लेते हो, फिर वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। हालांकि अभी तुम्हें कभी इस बात का एहसास न होने वाला है कि ये लोग कौन हैं और तुम्हारे साथ किस तरह की साजिश कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जिन लोगों को तुम अपना समझते हो सकता है नियर फ्यूचर वो तुम्हारे साथ ऐसी साजिश करे कि तुम्हारे लिए वो खास बन जाए। और कोई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है वो कोई और हम ही होवे। हमें उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति एक खास तरह की जलन महसूस होती है। वो तुमसे और तुम्हारी मुस्कुराहट से नफरत करते हैं। वो तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं, मगर जब तुम सामने आते हो उनके चेहरे पर झूठे प्यार की बू नजर आती है। खैर, हम अभी पक्का नहीं कह सकते कि जो हम सोच रहे हैं वो भी सच हो, मगर तुम्हें इस बात को लेकर आगाह कर देना चाहते थे कि कोई तुम्हारा अपना ही तुम्हारे साथ बड़ा धोखा कर सकता है, इसीलिए तुम ध्यान रखना। अरे अरे, लेटर पूरा नहीं हुआ है, ये तो बस हिदायत थी। आखिर आंटी अब इस दुनिया में नहीं है ना, तो फिर उनका काम भी तो मुझे ही करना होगा। उनके अलावा तो तुम किसी और से हिदायतें लेते नहीं हो। अब जब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम उनकी जगह ले लेते हैं। हाँ, ये सब लिखते हुए कल रात से ही बहुत रोए थे। हम तुमसे कुछ और नहीं मांगना चाहते हैं, मगर एक चीज है जो हम तुमसे मांगना चाहते हैं। क्या तुम हमें एक नया रिश्ता दोगे भोले? तुम्हें अजीब लग सकता है, मगर ये सच है। हम सच में तुम्हारे लिए ऐसा ही फील करने लगे हैं। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस दुनिया में अब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे अपने नहीं रहे हैं। हम आज फील कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ के अलावा अब तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें सच्चा प्यार करे। तुम्हारे पापा और दादी माँ को तो खुद के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसे में फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? कौन तुम्हें पग पग पर समझाएगा? तो हमने सोचा कि क्यों ना अब आगे से हम तुम्हारी माँ बन जाए। सॉरी, मगर हम ऐसा महसूस करते हैं, दिल से कह रहे हैं। इस लेटर को लिखते वक्त ऐसा महसूस हुआ था जैसे तुम्हें अपनी गोद में सुला ले, अपनी छाती से लगा ले और इस दुनिया के सारी बलाओं से तुम्हें बचा ले। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं भोले, मगर न जाने ऐसा क्यों लगता है कि कहीं हम दोनों अलग ना हो जाए। अब ये डर इस वजह से हो सकता है कि हम तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं। भोले, आज तुम 17 साल के हो गए हो और इस दौरान हम चाहते हैं कि तुम हमें एक और नया रिश्ता दो, और वो नया रिश्ता ये होगा कि हम केवल अब आगे से तुम्हारे जीवन साथी ही नहीं बनकर रहेंगे, बल्कि हम तुम्हारी माँ भी बनकर रहना चाहते हैं। थोड़ा अजीब लग सकता है तुम्हें, लेकिन हम तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं। क्या तुम हमें अपनी मम्मा के रूप में भी एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम हमें उस वक्त गले से लगाना चाहोगे जब तुम्हें आंटी की बहुत याद आ रही होगी? हम तुमसे वादा करते हैं, एक मम्मा के रूप में हम अपने प्यारे बच्चे भोले को बहुत सारा प्यार देंगे, हमेशा अपनी छाती से लगाकर रखेंगे और शादी के बाद तो कभी रोने तक नहीं देंगे। बोलो भोले, क्या तुम हमें अपनी माँ का दर्जा देना चाहोगे? वो ये शब्द पढ़कर कांपने लग जाता है, उसके हाथ से लेटर छूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और अगले ही पल अदिति को एहसास हो गया था कि उसने जो भी लिखा था वो सही नहीं था शायद। तभी वो इतना भावुक हो गया था, मगर वो कुछ और सोच पाती
इतने में ही रुद्र उसकी बाहों से लिपट गया। आई लव यू अदिति, आई लव यू सो मच। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुमने तो आज कहा है, मगर हम तो सदा से ही ये महसूस करते आए हैं कि तुम केवल हमारी साथी ही नहीं, बल्कि हमारी माँ भी हो। चाहे दुनिया हमें छोड़कर चली जाए, चाहे बाकी सब लोग हमें धोखा दे दे, मगर तुम धोखा नहीं दे सकती हो। वो इतना बोला और उसके बाद रोने लग गया। अदिति उसके बालों को सहलाने लगी। उसके बाद वो प्यार से उसके माथे को चूमती है। तो रो काहे रहे हो? अब तो तुम्हें फिर से तुम्हारी मम्मा मिल गई ना। अब तो तुम्हें कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि आंटी इस दुनिया में नहीं है। हम हैं ना। वो प्यार से उसके माथे को चूमती है और उसके बाद उसके गाल को, और फिर अपने सीने से लगा लेती है। इस दौरान वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। अदिति प्यार से उसे पुचकारती है, अब रो मत, हम हैं ना। रोने की क्या जरूरत है? तुम हमें कभी नहीं छोड़कर जाओगी ना? कभी भी हमें धोखा नहीं दोगी ना? नहीं मेरे प्यारे भोले, एक प्रेमिका भले ही एक प्रेमी का साथ छोड़ सकती है, मगर एक माँ अपने बच्चे को कैसे अकेला छोड़ सकती है? कभी नहीं। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो प्यार से उसके माथे को चूमती है और फिर से उसे अपने सीने से लगा लेती है। झूठ, झूठ, तुमने मुझसे तब झूठ बोला था अदिति। झूठ बोला था, किसी और ने नहीं। तुमने ही मुझे धोखा दिया था, तुमने ही। एक तुम ही हो जिसने मेरा विश्वास तोड़ा था। आई हेट यू अदिति, आई हेट यू। वो गुस्से में जोर से बुदबुदाता है और उसके बाद उस बक्से को उठाकर फर्श पर पटक देता है, जिसके बाद फर्श का सारा सामान बिखर जाता है। मैं तुम्हारी हर याद को आज मिटा दूंगा अदिति, हर याद को, उसने गुस्से में कहा, और उसके बाद वो दौड़कर पास ही में रखे एक केरोसिन के कैन की तरफ बढ़ा। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अदिति की यादें अब बहुत सता रही थी। वो उसकी हर याद को अपने दिल से मिटा देना चाहता था, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता था? ये तो वक्त ही बताने वाला था। रुद्र केरोसिन के कैन को उठाकर सिंदूक के सारे सामान को आग के हवाले कर देना चाहता था। यहाँ तक कि उसने सामान के ढेर पर उस शिवलिंग को भी रख दिया जो अदिति ने उसे उसके बर्थडे पर दी थी। मगर उसके कैन के ढक को खोलकर जैसे ही केरोसिन को उस सामान पर उड़ेलने के बारे में सोचा, अचानक उसे अदिति की याद आ गई। प्रॉमिस करो कि किसी भी कीमत पर तुम मुझ पर भरोसा नहीं खोओगे भोले। हो सकता है भोले, ऐसा वक्त आए जब मैं तुम्हें गलत लगूं, लेकिन मैं गलत हूं ना। हो सकता है कल को हम दोनों एक ना हो भोले, लेकिन उस पल भी मेरे होने का एहसास तुम्हें ये शिवलिंग करवाती रहेगी। प्लीज इसे कभी मत खोना और कभी इसे खुद से दूर मत रखना। मैंने बहुत से मन से तुम्हारे लिए इसे लेकर आई हूँ। वो बड़े ही प्यार से उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू। तुम पागल हो गया? मैं कभी इस शिवलिंग को खुद से अलग नहीं करूंगा। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला। इस दौरान उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। इधर दूसरी तरफ अदिति की याद आते ही वो रोने लग गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके हाथ से केरोसिन की केन अपने आप छूट गई, जिससे केरोसिन फर्श पर बिखर गया। वहां चारों ओर अब केरोसिन की गंध फैल चुकी थी। अदिति, वो जोर से चिल्लाया। अदिति, तुमने मुझे धोखा दिया। अदिति, यू आर चीटर। वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा। इस दौरान उसने टूटी पड़ी कुर्सियों पर लात मारनी शुरू कर दी। उसकी आंखों के सामने अदिति का चेहरा घूम रहा था। ऐसे में उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। उसने दीवार पर हाथ मारने के शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ ही देर बाद उसके हाथ से खून निकलने लगा। एक लकड़ी की टेबल पर लात मारने की वजह से उसके पैर से खून बहने लगा। अदिति, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अदिति, आई रियली हेट यू। आई रियली हेट यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने गुस्से में जोर से एक पास पड़ी टेबल पर इस बार जोर से एक और लात मारी। इस बार एक लोहे की कील उसके जूते में से पार होकर उसके पैर में घुस गई, जिसके बाद वो कर्रार उठा। इधर दूसरी तरफ स्टोर रूम में हो रहे शोर को सुनकर रूबल दौड़कर उस तरफ आई। उसने देखा रुद्र घायल हो चुका है। वहां चारों ओर अब खून फैल चुका था। छोटे मालिक, ये क्या कर लिया आपने? आपको तो चोट लगी है। वो जाकर उसके हाथ को पकड़कर देखने ही वाली थी कि तभी उसने उसे धक्का दे दिया। जस्ट गो अवे, मुझे अकेला रहने दो। धक्का देने की वजह से
वो फर्श पर कोहनी के बल गिरी, जिसके बाद उसके हाथ से भी खून बहने लगा। उसके मुंह से दर्द के मारे आह निकल गई। रुद्र ने सोचा वो वहां से चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, क्योंकि उसे अब रुद्र के पैर में चुभी कील दिखाई दे गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको हर जगह चोट लगी है, मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती आपको। उसने जिद की। वो उसके हाथ को पकड़कर देखने ही वाली थी कि तभी रुद्र को गुस्सा आ गया। रूबल, मैंने कहा ना तुम चली जाओ यहाँ से। जब तक आपके मरहम पट्टी नहीं होगी, तब तक मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली। सुजान, ओ सुजान, जल्दी से इधर आओ। छोटे माली को चोट लगी है, मगर वो नहीं आया। ऐसे में वो उसको उठाने के लिए आगे बढ़ी। मैं कह रहा हूँ रूबल, तुम चली जाओ। और मैं कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब तक आपको मैं मरहम पट्टी नहीं कर देती, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। आई समझ में? उसने गुस्से में कहा और उसके बाद रुद्र को कंधे का सहारा देकर खड़ा किया। इतने भारी हो आप, मुझसे कैसे उठाए जाओगे? थोड़ी तो हिम्मत करो। रूबल रुद्र को संभालने के लिए बोली। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा था, अब उसे दर्द हो रहा था। वो लड़खड़ाकर आगे बढ़ रहा था। चलिए मेरे साथ आइए। पता नहीं क्या बकवास करते रहते हो आप हमेशा। एक बार जिस लड़की ने दिल तोड़ दिया, तो क्या जिंदगी भर उसी के बारे में ही सोचते रहोगे? सच कह रही हूँ मैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है आप पर। रूबल के चेहरे पर उसको लेकर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आज पहली बार रुद्र उसके आगे चुप था। दादी जी को उसकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। हालांकि एक रूबल ही थी जो उसे माँ की तरह डांट देती थी। कई बारी वो चुपचाप सुन लिया करता था। कुछ ही देर में वो उसे लिविंग रूम में लेकर आ गई। उसके पैर से, हाथ से जो खून बह रहा था, वो खून अब समूचे फर्श पर फैल चुका था। फाइनली जैसे तैसे करके वो उसे सोफा तक लेकर आई। उसने उसे सोफे पर बिठाया और उसके बाद उससे कहा, मैं अभी फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ, आप यहीं पर बैठे रहना। और वापस उस स्टोर रूम में गए तो अच्छा नहीं होगा, उसने आंखें निकालते हुए कहा। जिसके बाद रुद्र कुछ नहीं बोला। वो बस उसकी तरफ एक नन्हे बालक की तरह देख रहा था। कुछ ही देर बाद वो फर्स्ट एड किट लेकर आ गई। उसने रुद्र के एक जूते को खोला, उसके बाद जुराब को निकाला। जिस पैर में उसकी कील चुभी थी, उसको उसने उठाकर अपनी गोद में रखा। रुद्र सोफे पर बैठा था, तो वहीं वो फर्श पर पालथी मारकर बैठ गई। अब पता है मुझे आपको दर्द होगा, और मुझे भी ना जाने दिल पर पत्थर रखकर क्या क्या करना पड़ता है। आप ना बच्चों से भी ज्यादा बदमाश हो, भला ऐसे कौन खुद को चोट पहुंचाता है? वो बड़बड़ा ही रही थी, तो वहीं रुद्र भी उसके चेहरे की तरफ एकटक देख रहा था। अचानक ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। अक्सर पहले वो जब भी खेलते खेलते चोट खा लेता था, तो उसकी माँ उसे इसी तरह से ही डांट लगाती थी। इधर दूसरी तरफ रूबल ने उस कील के टोप को पकड़ा और उसकी बंद करते हुए जोर से खींचा। वो जोर से चीखा। लो बस हो गया। उसने जल्दी से जूते को खोला और उसके बाद उसके जुराब को बाहर निकाला। कील उसके पैर के अंगूठे में चुभी थी। आपको कल सुबह ही टिटनेस का टीका लगवाना होगा, अभी तो डॉक्टर आ नहीं पाएगा। हाँ, लगवा लूंगा, उसने बेमन से कहा। महीने में 5-6 तो टिटनेस के टीके खाने पड़ते हैं आपको। आए दिन जानबूझकर चोट पहुंचा लेते हो। भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, इसको क्यों खराब करना है आपको? रूबल ने फिर से डांट लगाई। उसके बाद पहले उसने उसके पैर के घाव को धोया और पट्टी की। उसके बाद उसने उसके हाथ को सैनिटाइज किया। फिर उसने उसके हाथ पर भी पट्टी कर दी। आप एक बार ऐसे ही बैठे रहो, मैं हेल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ आपके लिए। मुझे नहीं पीना, वो तो आपको पीना पड़ेगा। रूबल, जिद मत करो, हर वक्त तुम्हारी ही नहीं चलेगी। आई समझ में? ये सब बोलने से पहले जरा ये सोच लिया करो कि आप कर क्या रहे होते हैं। अब जब खुद को ऐसे चोट पहुंचाओगे, तो सजा तो मिलेगी ही। आपको हल्दी वाला दूध पीना ही पड़ेगा, और साथ में एक पेन किलर लेनी होगी। मैं पेन किलर खा लूंगा, दर्द कम हो जाएगा, उसने बच्चे की तरह प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहा। इस तरह से मासूम सी शक्ल बना लेने से मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। दूध तो लेना ही होगा। वो खड़ी होकर किचन की तरफ गई। वो पीछे से कुछ बोल पाता, इतने में तो वो किचन में पहुंच गई थी। लो दूध पी लो आप, और ये पेन किलर भी खा लो। उसने एक टेबलेट और दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा।
जिसके बाद वो दूध पी लेता है और टेबलेट भी खा लेता है। गुड, चलिए अब। उसने उसको सहारा देकर खड़ा किया और उसे उसके रूम तक सीढ़ियों से होकर लेकर जाने लगी। उसके जूते लिविंग रूम में ही थे, वो नंगे पाँव ही था। वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। इस दौरान रूबल उसको बड़ी मुश्किल से उसके रूम तक लेकर जाती है और फिर बिस्तर पर छोड़ देती है। अब चुपचाप सो जाओ आप। वो इतना बोलकर जैसे ही लेटने लगा, तभी अचानक से उसका हाथ रूबल की कोहनी से टकराया। वो दर्द के मारे कराई, क्योंकि उसकी भी कोहनी पर उस वक्त गिरने की वजह से लगी थी। सॉरी, वो तुम्हें उस पल मेरी वजह से चोट लग गई थी। कोई बात नहीं, आपको गुस्सा आए तो आप मुझे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन खुद को नहीं। अच्छा नहीं लगता छोटे मालिक, उसने उदास होकर कहा। पागल हो क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शायद वो ये कहना चाहती थी कि उसको लेकर वो जो महसूस करती है वो कभी नहीं समझ सकता है। शायद क्योंकि उसकी जिंदगी में तो अदिति ने ही वो जगह हासिल कर ली थी। वो कुछ देर चुप रहा। रूबल जाने ही वाली थी कि तभी उसने पीछे से आवाज दी। लाओ, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। पहले खुद के दर्द पर तो मरहम लगा लो, उसके बाद दूसरों के दर्द के बारे में सोचना। गुड नाइट। उसने इतना कहा और उसके बाद वो उसके रूम से चली गई। उसके शब्दों तीर की भांति उसके दिल पर आर पार हो गए। वो कुछ समझ पाता इतने में तो वो अपने रूम में इंटर कर चुकी थी। उसे ऐसा अक्सर तब पता चल जाता था जब उसकी पायजेब की खनक की आवाज उसके रूम से दूर आती है और उसके बाद दरवाजे के बंद होने की आवाज आती। रुद्र को रिग्रेट फील हो रहा था, क्योंकि गुस्से में उसने रूबल को धक्का दे दिया था और इस वजह से उसको चोट लग गई थी। इससे पहले कभी उसने इस तरह से रूबल को दूर नहीं किया था। खैर, अब क्या हो सकता था? उसके गुस्से की वजह से आज फिर एक भले इंसान को चोट लग गई थी। खैर, उसे इस बात का पता नहीं था कि रूबल को उसके गुस्से से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उसके खुद के चोट पहुंचाने से होती है। क्या वो उसकी भावनाओं को कभी समझ सकेगा? एक यही सवाल था जो रूबल को हमेशा खाए जा रहा था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। रुद्र अपने बिस्तर पर अब तक सोया हुआ था। ऐसा अक्सर कभी नहीं होता था। वो वक्त पर ही उठता था। कल रात को चोट लगने के बाद रूबल ने उसकी मरहम पट्टी की। इधर दूसरी तरफ जब रुद्र ने रूबल की मरहम पट्टी करनी चाहिए तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि पहले आप खुद का ख्याल अच्छे से रख लीजिए। उसके इतना कहने के बाद रुद्र को देर रात तक नींद नहीं आई। वो उसको लेकर ही रिग्रेट फील करने लगा। आखिर वो रूबल जैसी लड़की को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इवन वो कभी भी किसी भी इंसान को बेवजह चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ऐसे में फिर रूबल तो वैसे भी उसके बहुत करीब थी। कल रात को कई देर तक उसके बारे में ही सोचने के बाद देर रात को जाकर वो सोया था। यही वजह थी कि वो वक्त पर अब तक उठ नहीं सका था। आखिरकार रूबल ने उसे जगाने के बारे में सोचा। वो उसके रूम में गई। उसने दूर से ही उसे आवाज दी, छोटे मालिक, ओ छोटे मालिक। रुद्र नींद में ही बड़बड़ाया, उठो ना छोटे मालिक, आपको देर हो रही है। उसने एक बार फिर से जब आवाज दी तो वो खड़ा हो गया। वो आपको देर हो जाएगी, 6 बज गए हैं। हाँ, तुमने मुझे जगाया नहीं। मैं आज तो जॉगिंग पर भी नहीं जा सका। उफ, रूबल, तुम ना सच में केयरलेस हो गई हो। उसने जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनते हुए कहा। वो उसकी बॉडी को एकटक देख रही थी। वो बहुत जबरदस्त लग रहा था। अब मुझे ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी से जाकर नाश्ता तैयार करो। मुझे 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना था। जा रही हूँ छोटे मालिक, उसने इतना कहा और उसके बाद वो किचन की तरफ चली गई। वो वहीं दूसरी तरफ रुद्र वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इस दौरान वो जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करता है और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गया। इस दौरान उसे अपने बेटे अगस्त्या से भी बात करने का टाइम नहीं मिला। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच में अब तक सुलह नहीं हुई थी। अगस्त्या उससे नाराज था तो वहीं रुद्र को उसे मनाने का मौका नहीं मिला था। वो ढंग से खाना भी नहीं खा रहा था। रूबल उसे ये बात बताना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि अभी उसे अर्जेंटली ऑफिस के लिए निकलना है। ऐसे में बीच में टोकना सही नहीं रहेगा। हालांकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसने वक्त रहते अगस्त्या से अच्छे से बात नहीं की
तो गुस्से के मामले में वो अपने बाप का भी बाप है, फिर उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाने वाला था। खैर, इस दौरान वो बिना उसके गुस्से को नोटिस किए ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। रुद्र अभी तक ऑफिस में पहुंचा नहीं है। उसने आज सबको 8 बजे ही आने के लिए बोल दिया था। इस वजह से पीहू, अविनाश और अक्षरा तीनों ही वक्त पर पहुंच जाते हैं। आज सर अभी तक नहीं आए अक्की, क्या बात है, कहाँ रह गए? अविनाश ने अक्षरा से पूछा। बस आने ही वाले होंगे। अरे ये लो आ भी गए। कुछ ही देर बाद रुद्र एक चमचमाती कार से बाहर उतरता है। उसने ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक ही ब्लेजर पहन रखा था। आंखों पर उसने ब्लैक गॉगल्स लगा रखे थे। उसकी चाल शेर के जैसी थी। पीहू ने एक पल पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। उसने अपने चश्मे को उतार लिया। गुड मॉर्निंग सर, अक्षरा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। उसने इतना कहा और उसके बाद वो उसके पास से निकल गया। पीहू उसकी तरफ बढ़ी। गुड मॉर्निंग रुद्र, हाउ आर यू? ये हाथ को क्या हो गया? पीहू ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कम टू माई केबिन, उसने रोबीले अंदाज में कहा, जिसके बाद पीहू बोली, ओके आई एम कमिंग। वो इतना कहकर अपने केबिन में चली गई, क्योंकि उसे रुद्र ने पहले ही मीटिंग के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए बोल दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अब भी उसे एकटक अपने केबिन में जाते हुए देख रही थी। क्या हुआ, यूं क्या देख रही हो? यार वो सर कितने हैंडसम लगते हैं ना। मतलब साला, हमारे हाथ में तो सोने का कंगन भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनके हाथ में तो पट्टी भी कमाल की लगती है। हाँ, अब तो ये पट्टी उनका फैशन सा बन गया है। अक्सर ही हाथ पर बांध कर आते हैं। हाँ, शायद ही कभी ऐसे दिन हो गए जब कंटिन्यू उन्होंने अपने हाथ पर पट्टी ना बांधी हो। पता नहीं सर को चोट लग जाती है या फिर खाते हैं, उसने झुंझलाते हुए कहा। वैसे तुम्हें शर्म करनी चाहिए लड़की। वाई, मैं क्यों शर्म करूं? यू नो यू हैव ऑलरेडी ए बॉयफ्रेंड, फिर भी तू सर को ऐसे ताड़ती रहती है। अविनाश ने उसकी तरफ आंखें निकालते हुए कहा। तो क्या हुआ? मैं डायमंड नेकलेस खरीद कर पहन नहीं सकती, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं डायमंड नेकलेस ज्वेलरी शॉप पर जाकर ट्राई नहीं कर सकती कि मेरी नेक पर कितना जचेगा। तुम भी ना। अरे हैंडसम है तभी तो देखती हूँ, आंखों को एक अलग ही सुकून मिलता है। फिर उसने अपना वाक्य खत्म ही किया था कि तभी रुद्र ने अपने केबिन से आवाज दी, अक्की जाओ अब, अगर हिम्मत हो तो उस डायमंड नेकलेस की बार्गेनिंग भी करके देख लेना, अच्छे से बता देंगे तुम्हें, उसने अजीब सी स्माइल देते हुए कहा। जिसके बाद अक्षरा रुद्र के केबिन की तरफ चली गई। वो इस दौरान उसी पल के बारे में सोच रही थी जब वो कार का दरवाजा खोलकर उतरा था। इस दौरान रुद्र कमाल का लग रहा था, मगर अफसोस वो ये बात उसे बता भी नहीं पाती है कि इज रियली लुकिंग हैंडसम। शाम के करीब 5 बज रहे थे। रुद्र मीटिंग रूम में सबकी मीटिंग ले रहा था। तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो रूबल उसे कॉल कर रही थी। बेटे सेकंड, घर से कॉल आ रहा है, उसने स्माइल करते हुए कहा और उसके बाद कॉल को पिक किया। हेलो, क्या? मगर कैसे? तुम लोग किसी काम के नहीं हो, ये कैसे हो गया? वो गुस्से में जोर से बोलता है और उसके बाद अपने फोन को जेब में डाल लेता है। पीहू, यू हैव टू कैरी ऑन दी मीटिंग प्लीज, आई हैव टू लीव राइट नाउ। बट सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ, अक्षरा ने चिंतित होकर पूछा। यप, उसने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से निकल गया। लेकिन अविनाश और अक्षरा को इस बात को लेकर अंदाजा लग गया था कि सब कुछ ठीक होता तो रुद्र मीटिंग को किसी भी हाल में बीच में छोड़कर नहीं जाता। उसके घर में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते रुद्र जैसे इंसान ने मीटिंग को बीच में छोड़ दिया, जिसके होने के बहुत कम चांसेज होते हैं। हालांकि वहां मौजूद हर शख्स बस इस बात का अंदाजा ही लगा सकते थे कि वहाँ सब ठीक है, लेकिन हकीकत में उन्हें भी नहीं पता था कि असलियत में उनके घर में हुआ क्या था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।